हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज, अगर आप इस साल ईपीएफओ ईपीएफसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि ईओएओ की पोस्ट नहीं आने वाली, बट होपफुली नेक्स्ट ईयर से ईओएओ की भी अच्छी पोस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले साल से ही तैयारी स्टार्ट करोगे। तैयारी अभी स्टार्ट करो, क्योंकि कंपटीशन उतना ही फियर्स होने वाला है जितने ज़्यादा पोस्ट आने वाली है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आप इस साल एपीएफसी एग्ज़ाम और अगले साल के लिए ईओएओ एग्ज़ाम को भी टारगेट करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। इसमें हमने वो इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स कवर किए हैं आपके, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सुपर इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए गाइस, जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं। और आज स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 6 ऑफ योर जनरल इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम योर विजय सीरीज। तो विजय सीरीज में आपको हमने 6 लेक्चर्स में 6 पार्ट, मतलब 10 घंटे में कंप्लीट जो इंग्लिश की ग्रामर पार्ट है उसको कवर करने की कोशिश की है। ऑब्वियसली सारा तो नहीं हो पाएगा, बट मेजर पार्ट हमने कवर कर लिया है। तो दिस विल हेल्प यू इन अ इन अ गुड वे। चलिए गाइस, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। अगर आपको अपनी स्पीड से प्रिपरेशन करनी है, अपना टाइम लगा के इसको टाइम इसमें इन्वेस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग, तो आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। आपको बस क्या करना है गाइस, आपको वैसे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in। edutap.in जैसे ही आप सर्च करेंगे, आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सेकंड टैब पे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज। इस पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके यूपीएससी ईपीएफओ के सारे कोर्सेज। ये है आपका मास्टर कोर्स फॉर 26 एंड 27। इसमें गाइज आपको सभी सब्जेक्ट्स की क्वांट्स, रीजनिंग, आईआर, लेबर लॉज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, क्वांट्स, रीजनिंग, सब कुछ, सबकी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेंगी, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट के साथ 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 आपको गाइडेंस एंड मेंटरशिप भी मिलती है। ये है गाइस हमारा स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, और ये है हमारी टेस्ट सीरीज। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाएंगे ईपीएफओ 53, एंड यू कैन अवेल 53% डिस्काउंट एंड 50% डिस्काउंट ऑन द टेस्ट सीरीज। और गाइज ये है हमारा 2 डे का मास्टर कोर्स। गाइज ये डेमो कोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसमें एनरोल करके 2 दिन के लिए हमारे कोर्स की कंटेंट क्वालिटी देख सकते हैं। आप जितनी बार चाहे आप वीडियो देख सकते हैं, और देखना चाहते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमने कैसा कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपना आज का लेक्चर। बट आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, और मैंने कहा था इनका आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो चलिए गाइज, मैं इनमें अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनमें कहाँ पे हमें एरर मिलता है। तो ये टेंसेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द कंपनीज रेवेन्यू हैव बीन स्टडीली इंक्रीजिंग ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, over the past few quarters, but the management admitted that profits fell because of rising input costs। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती थी। द कंपनीज रेवेन्यू हैव बीन या हैज बीन, revenue is a singular word, so it should be has been steadily increasing over the past few quarters. Next guys, he was knowing that the project deadline had been extended, but he still submitted the draft before time। अब इसमें गलती क्या है गाइस, हम ये जो वर्ब्स होते हैं ना, वर्ब्स ऑफ सेंसेस, नो, बिलीव, रिमेंबर, फॉरगेट, लाइक, हेट, लव, इनको हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ही वॉज नोइंग या ही न्यू दैट द प्रोजेक्ट डेडलाइन had been extended। So he was knowing nahi, it should be he knew that the project deadline had been extended, but he still submitted the draft before time। Yes guys, third question, the inflation rate has rose sharply since last quarter, alarming both investors and policy makers। अब गाइज अगर आपको पता हो तो हम हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। तो द इन्फ्लेशन हैज रोज या द इन्फ्लेशन हैज रिजन, so the inflation has risen sharply since last quarter, alarming both investors and policy makers। so यहाँ पे गलती किसमें आएगा, मैं बी पार्ट में लगा रहा हूँ तब से, सॉरी।
तो यहाँ पर भी ए पार्ट में गलती थी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। द इन्फ्लेशन रेट हैज रोज नहीं, द इन्फ्लेशन रेट हैज रिजन शार्पली सिंस लास्ट क्वार्टर. Next, the government had announced the policy even before the committee has submitted its final recommendations, leading to widespread criticism. The government had announced the policy even before the committee has submitted, या even before the committee submitted its final report. Has submitted मतलब present perfect बना रहा है वो. जबकि सेंटेंस कौन से टेंस में चल रहा है? पास्ट इंडेफिनेट में. तो यहाँ पे क्या रहेगा? ओनली पास्ट इंडेफिनेट की वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सो द गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड द पॉलिसी इवन बिफोर द कमेटी सबमिटेड इट्स फाइनल recommendations, leading to widespread criticism. Not has submitted. Has submitted is present perfect, जबकि सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो इट शुड बी only submitted. And last question, the auditor observed that the bank disburses several loans last year without proper documentation, which violated regulatory norms. अब लास्ट ईयर की बात हो रही है गाइज यहाँ पर, राइट? पिछला साल क्या होगा? प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट. तो क्या होना चाहिए? द ऑडिटर ऑब्जर्व्ड, ये देखो ये भी पास्ट में ही चल रहा है. सो द ऑडिटर ऑब्जर्व्ड दैट द बैंक डिसबर्सेस या द बैंक डिसबर्स्ड. पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें किस में रखना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनेट में. सो द ऑडिटर ऑब्जर्व्ड दैट द बैंक disbursed several loans last year without proper documentation, which violated regulatory norms. Not disburses, क्या आएगा? Disbursed, past indefinite में रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले साल की बात हो रही है. तो पिछले साल क्या है हमारा? past indefinite, और past indefinite मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? डिसबर्सेस की जगह डिसबर्स्ड. चलेगा. तो ये थे आपके होमवर्क क्वेश्चन. अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा. और अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक, विच इज़ कंडीशनल सेंटेंसेस. तो गाइस, कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस? अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और एग्जाम में बहुत बार इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको ध्यान से सीखना. छोटा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस? अब समझना गाइस. कंडीशनल सेंटेंसेस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं गाइस, जिनको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इमेजिनरी सेंटेंसेस. इमेजिनरी सेंटेंसेस का क्या मतलब है गाइस? वो सेंटेंसेस जो रियलिटी, मतलब जो रियल नहीं है, जिनको हम इमेजिन करके बोलते हैं. इमेजिनरी सेंटेंसेस. जैसे मैं बोलता हूँ, एग्जांपल समझना गाइस. अगर मैं करोड़पति होता तो ये गाड़ी खरीद लेता. अब ये रियलिस्टिक सेंटेंस है या मेरी इमेजिनेशन है कि अगर मैं करोड़पति होता, तो अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये गाड़ी खरीद लेता. अगर होते तो, ये बोल रहे हो ना आप. अगर आप अमीर होते तो, लेकिन हो तो नहीं. तो दिस इज व्हाट? योर इमेजिनेशन. तो अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता. इसका मतलब तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया और मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया. तभी मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ जाता. अब दिस इज कॉल्ड एन इमेजिनरी सेंटेंस. ये जैसे बचपन से आप जो रियलिटी में सुनते आ रहे हो. जैसे मैम क्या बोलती थी कि अगर तुमने मंडे को होमवर्क सबमिट नहीं किया तो तुम्हें क्लास में बैठने नहीं दूंगी. अगर तुमने होमवर्क सबमिट नहीं किया तो, ये उस कंडीशन की बात है. अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो, ये जैसे आपको बोलता है कि अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने नहीं दिया जाएगा. तो अगर आप टाइम से नहीं पहुंचे तो, दीज आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस गाइज. अब देखना, इनको हम अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि गाइज ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं जो, ध्यान से सुनना, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स फॉलो नहीं करते. अब इनके अलग से अपने टेंस होता है, अलग से अपने रूल्स होते हैं, और जिनको आपको याद रखना पड़ता है. कि अगर आपको समझ आए एग्जाम में कि ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो पहली चीज़ आपको क्या क्लिक करनी चाहिए? यहाँ पे कौन सी कंडीशन है जो यहाँ पे यूज़ हो रही है, जो मुझे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, जो मुझे यहाँ पे रखनी है. तो कंडीशनल सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है गाइस? इफ़. अगर आपको कभी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में इफ़ मिल जाए, या सपोज मिल जाए, सपोज ऐसा हो, ठीक है, या सपोज या सपोजिंग मिल जाए, मान लो, या मान लो आपको मिल जाए विश. जिसमें बोलता हूँ आई विश आई वर अ बिलियनर. तो आई विश, या कभी आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, हैड से स्टार्ट होता दिखे सेंटेंस, ठीक है. तो ये याद रखना गाइस. तो ये क्या पहचान होती है सेंटेंस की, कि यहाँ पे क्या बन गया है. और एक और वर्ड है गाइस,
प्रोवाइडेड, ठीक है। प्रोवाइडेड मतलब बशर्ते, जैसे मैं बोलता हूँ प्रोवाइडेड यू टेक मी अलोंग आई विल शेयर माई फूड विद यू। अगर तुम मुझे अपने साथ ले चलो तो मैं अपना खाना तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगा, अगर तुम ले चलो तो, प्रोवाइडेड। तो ये वर्ड्स होते हैं गाइस जो सेंटेंसेस को क्या बनाते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ, सपोज, सपोजिंग, विश, या हैड से कभी स्टार्ट होता है, सुने देखो, सुना है सेंटेंस, हैड आई नो, ये चलो, हैड यू कॉल्ड मी बिफोर यू लेफ्ट आई वुड हैव पिक्ड यू अप। तो हैड यू कॉल्ड मी बिफोर यू लेफ्ट, कि अगर तुमने जाने से पहले मुझे कॉल कर दिया होता, ठीक है, आई वुड हैव पिक्ड यू अप, तो मैं तुम्हें लेने आ जाता। तो हैड से ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं गाइज। तो ये पहचान होती है गाइज आपके कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब इनमें जो रूल्स है ना गाइज, इनको बहुत टिपिकली पर्टिकुलरली समझना, क्योंकि इनमें एग्जाम में आपको इन्हीं चीज़ों पे टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। चलिए गाइज, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक विच इज कंडीशनल सेंटेंसेस। तो सबसे पहले थ्योरी समझो कंडीशनल सेंटेंसेस की क्या होते हैं गाइस। कंडीशनल टेंसेस आर यूज्ड टू स्पेक्यूलेट, ठीक है, स्पेक्यूलेट मतलब इमेजिन। कि कंडीशनल सेंटेंसेस किस लिए यूज होते हैं, दे आर यूज्ड टू स्पेक्यूलेट अबाउट व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है, व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हो गया होता, एंड व्हाट वी विश वुड हैपन, और हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए। यही तीन कंडीशन है जो आपको सीखनी पड़ेंगी गाइस, ध्यान से समझना। व्हाट कुड हैपन, क्या हो सकता है, व्हाट माइट हैव हैपेंड, क्या हो गया होता, और व्हाट वी विश वुड हैपन, हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, क्या हो गया होता, और हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, यही तीन टेंसेस हैं जो आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में समझने हैं आप। तो अब इसमें लिटरेचर क्या है इसका, इन इंग्लिश मोस्ट सेंटेंसेस यूजिंग द कंडीशनल सेंटेंस कंटेन द वर्ड इफ। कि ज़्यादातर सेंटेंसेस में आपको क्या मिलता है, मेजरली इफ मिलता है, राइट, जो मैंने आपको अभी बताया भी। लेकिन इफ के अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं जिससे आपको समझ आएगा कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस है, जैसे सपोज, सपोजिंग, प्रोवाइडेड, विश, हैड, या एक और वर्ड आपको करवाऊंगा आगे चल के जब हम पूरे कंप्लीट लेक्चर में करेंगे, तो उसमें एक और वर्ड आता है लेस्ट। लेस्ट का मतलब भी क्या होता है गाइस, नहीं तो। जैसे मैं बोलता, पापा बोलते हैं ना, मम्मी पापा बोलते हैं बेटा मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो मेहनत करो नहीं तो दीज आर कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। बट मेजरली 99% सेंटेंसेस में आपको क्या मिलेगा कंडीशनल सेंटेंसेस में, इफ। So many conditional forms in English are used in sentences that include verbs in one of the past tenses. This usage is referred to as the unreal past because we use a past tense but we are not actually referring to something that happened in the past. तो हम हमें लगेगा कि हम past tense use कर रहे हैं, but we are not referring to something that actually happened in the past। कि हम ऐसी किसी चीज़ को रेफर नहीं कर रहे जो पास्ट में हुई है हम, बट फिर भी आपको पास्ट टेंस यूज होता दिखेगा इसमें। तो कंफ्यूज मत होना, इसके रूल्स हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा। बट मेजर चीज समझो, देर आर थ्री मेन वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ कंडीशनल सेंटेंस इन इंग्लिश, और इन ऑल थ्री केसेस these sentences are made up of an if clause and a main clause। तो इसमें दो क्लॉज होते हैं गाइस, फर्स्ट क्लॉज एंड सेकंड क्लॉज, मतलब एक कंडीशनल क्लॉज और एक फिर उसका जो प्रोबेबल रिजल्ट है उसको बोलते हैं सेकंड क्लॉज। जैसे मैं बोलता हूँ, अगर अगर तुम टाइम से निकल जाते तो तुम्हारी ट्रेन ना छूटती। इसका मतलब तुम टाइम से नहीं निकले और तुम्हारी ट्रेन छूट गई, राइट। तो पहली कंडीशन क्या है, अगर तुम टाइम से निकल जाते, ये कंडीशन है अगर। तो इफ वाला जो होता है ना उसको बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज, ठीक है, कि अगर तुम टाइम से निकल जाते। और फिर सेकंड क्लॉज होता है, उसको हम बोलते हैं उसका प्रोबेबल रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता, यू वुड नॉट हैव मिस्ड योर ट्रेन, कि तुम्हारी ट्रेन ना छूटती। तो ऐसे हम दो क्लॉज में, दो क्लॉजेस को कनेक्ट करके हम कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। कौन सा, एक तो इफ क्लॉज और एक उसका मेन क्लॉज। अब इन कंडीशंस को बनाने के ना गाइस तीन तरीके पॉसिबल होते हैं। ये तीनों तरीके समझना ताकि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसको फॉलो कर पाओ। तो पहला तरीका क्या है इस कंडीशनल सेंटेंसेस का, इसकी तीन ही कंडीशन है बट तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना। तो पहली कंडीशन में ना इनको इस तीन कंडीशन को नाम दे देता हूं ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो पहली कंडीशन है गाइस हमारी रियलिस्टिक कंडीशंस। रियलिस्टिक कंडीशंस क्या होते हैं गाइस, जिनका रियल होना अभी पॉसिबल है। रियल होना पॉसिबल है मतलब आप आगे फ्यूचर के लिए कुछ बोल रहे हो,
और आप बोल रहे हो कि ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने बोलता हूँ कि अगर तुम टाइम से एग्जामिनेशन हॉल नहीं पहुंचे तो तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में नहीं घुसने दिया जाएगा, ये उसका होना पॉसिबल है। अगर तुमने ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो तुम्हारे तुम्हारा चालान होगा, अब इसका होना पॉसिबल है। अगर तुम जंक फूड खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, ये होना पॉसिबल है, राइट। तो इनको बोलते हैं रियलिस्टिक कंडीशन। ये सबसे ज़्यादा आपने यूज़ होते देखे होंगे अपनी लाइफ में। जो स्कूल लाइफ से टीचर्स आपको डराते रहते थे कि अगर होमवर्क सबमिट नहीं किया तो क्लास में नहीं घुसने दूंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा, या अगर ऐसा किया तो ऐसा करना पड़ेगा। तो ये होते हैं रियलिस्टिक कंडीशंस। रियलिस्टिक मतलब जिनका होना अभी पॉसिबल है, जो रियलिटी हो सकती हैं अभी, मतलब जो सच बन सकती हैं। सो दी टाइप वन कंडीशनल इज यूज टू रेफर टू द प्रेजेंट और टू द फ्यूचर। ये प्रेजेंट या फ्यूचर को रेफर करते हैं, जो अभी है या जो आगे के लिए होगा, ठीक है। वेयर द सिचुएशन इज रियल, जहाँ पे सिचुएशन रियल है। सो द टाइप वन कंडीशनल रेफर्स टू अ पॉसिबल कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल रिजल्ट। एक पॉसिबल कंडीशन और उसका प्रोबेबल रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या है जो आपको याद रखना है। इन दीज सेंटेंसेस द इफ क्लॉज, जो इफ क्लॉज है ना उसको किस में रखा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सिंपल प्रेजेंट में, मतलब सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो मेन क्लॉज होता है इसको हम रखते हैं सिंपल फ्यूचर, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट में, मतलब सब्जेक्ट के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल या मे या कैन। अब विल का वुड मत बना देना, कैन का कुड मत बना देना, ठीक है। विल मे, मैं नीचे लिख देता हूँ क्या चीज आ सकते हैं यहाँ पे, विल, मे, कैन एंड शैल। सिर्फ ये चार यहाँ पे मोडाल यूज हो सकते हैं। कौन से में, फर्स्ट कंडीशन में, रियलिस्टिक कंडीशंस में, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ इफ इट रेन्स टुडे यू विल मिस द बस, कि अगर आज बारिश हुई तो आज तुम्हारी बस छूट जाएगी। तो इफ इट रेन्स टुडे यू विल मिस द बस, ठीक है। इफ यू जैसे मैं बोलता हूँ इफ यू कम टुमारो आई विल लुक इन टू द मैटर, कि अगर तुम कल आओगे तो मैं, अगर तुम कल आ जाते हो तो मैं तुम्हारे हेल्प कर दूंगा, तो आई विल हेल्प यू आउट। तो ये बड़े बड़े बेसिक होते हैं, सबसे ज़्यादा आपने यूज़ किए होंगे। तो इसमें जो इफ़ क्लॉज होता है उसको रखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और मेन क्लॉज को रखा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट में। देखना, जैसे मैं बोलता हूँ इसको कैसे बोलते हैं बेसिकली, इफ दिस थिंग हैपन्स दैट थिंग विल हैपन, कि अगर ये चीज़ होगी तो वो चीज़ हो जाएगी। जैसे इफ़ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द ट्रेन, अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। इफ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट, अगर आज बारिश होगी तो तुम भीग जाओगे, ठीक है। देखो हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ इफ यू वर्क हार्ड, इसको पॉजिटिव सेंस में भी बना सकते हैं कि अगर तुम मेहनत करते हो तो यू विल क्रैक दिस एग्जाम, कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम ये एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। तो इफ़ यू विल, अब पता है एग्जाम में क्या करता है वो गाइस, या हमें गलतियां कहाँ पे होती हैं, वो दोनों तरफ विल लगा देता है। जैसे वो क्या बोल देता है, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल क्रैक द एग्ज़ाम, और हमें सुनने में ठीक लगता है कि यहाँ से ठीक तो है, इफ़ यू विल वर्क हार्ड यू विल क्रैक द एग्ज़ाम, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। बट दैट्स नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि दोनों सेंटेंसेस को कभी आप पैरेलली फ्यूचर फ्यूचर में नहीं रख सकते, याद रखना गाइस। तो यहाँ पे इफ यू विल वर्क हार्ड नहीं, इफ यू वर्क हार्ड यू विल क्रैक दिस एग्जाम। तो इफ क्लॉज में रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट, ये आपको याद रखना है। तो सब्जेक्ट इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वी वन प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज होती है, these are used for realistic condition। जैसे मैं बोलता हूँ अब इसको उल्टा करके देखते हैं कैसे, ये क्या ये हो सकता है सर, ये इफ वाला क्लॉज पीछे आ जाए और मेन क्लॉज आगे आ जाए, यस, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये सभी सेंटेंसेस में पॉसिबल होता है कि एक आगे क्लॉजेस आगे पीछे यूज किए जा सकते हैं, कॉज और रिजल्ट वाले, ठीक है। तो रिजल्ट पहले कॉज बाद में, या कॉज पहले रिजल्ट बाद में, दोनों बोले जा सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आए, ये पापा बोलते थे ऐसा कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, आई विल नॉट स्कोल्ड यू इफ यू टेल मी द ट्रूथ। हाँ जी गाइस, आई विल नॉट स्कोल्ड यू इफ यू टेल मी द ट्रूथ, कि अगर तुम मुझे सच्चाई बता दो तो मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा।
अब ये देखो गाइस, मेन क्लॉज स्टार्टिंग में आ गया तो वही होगा, मेन क्लॉज आगे चला गया तो सेम वही, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई विल नॉट स्कोल्ड यू, और इफ बाद में आ गया तो इफ वाला वही प्रेजेंट इंडेफिनिट बाद में, इफ यू टेल मी द ट्रूथ। वो एग्जाम में क्या कैसे गलतियां बनाता है, जैसे उसने बोल दिया इफ यू विल नॉट, आई विल नॉट स्कोल्ड यू इफ यू विल टेल मी द ट्रूथ, इफ यू विल टेल मी द ट्रूथ या इफ यू टेल मी द ट्रूथ। तो इसमें यही आपको याद रखना है, फर्स्ट कंडीशन में जो इफ क्लॉज होता है उसको रखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और जो मेन क्लॉज होता है उसको रखा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। चले गाइस, सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है गाइस, अब दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम में बहुत गलतियां कराता है इस बच्चे से। इसको हम बोलते हैं अनरियल पास्ट। अनरियल पास्ट कंडीशन क्या होती है गाइस, अनरियल पास्ट समझो गाइस, ऐसा पास्ट जो हुआ ही नहीं है। अब देखो वैसे पास्ट टेंस क्या होता है, जो बीत चुका है, राइट, जो हो चुका है, मतलब जो खत्म हो चुका है, जो कुछ टाइम पहले हुआ है, उसको बोलते हैं अनरियल पास्ट। तो अनरियल, सॉरी, उसको बोलते हैं पास्ट। अब अनरियल पास्ट क्या होता है, जो पास्ट की बात कर रहा है लेकिन जो पास्ट में हुआ ही नहीं है। ये बेसिकली कैसे सेंटेंसेस होते हैं गाइस, जो ना हुआ हो उसको इमेजिन करना। जैसे मैं बोलता हूँ यार कि अगर मैंने कैब कर ली होती ना तो मेरी आज ट्रेन ना छूटती, कि अगर मैं वैसे जाने की बजाय अगर मैं कैब करके चला जाता तो मेरी ट्रेन नहीं नहीं छूटती। इसका मतलब आपने कैब नहीं की और आपकी ट्रेन छूट गई, राइट, तभी आप ये सेंटेंस बोल रहे हो। तो इसका मतलब दिस इज अनरियल पास्ट, जो पास्ट में नहीं हुआ उसको इमेजिन करना, या जो हुआ है उसका बिल्कुल ऑपोजिट इमेजिन करना। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता। इसका मतलब तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, राइट, और मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। तो जो हुआ है उसका बिल्कुल ऑपोजिट इमेजिन कर रहा हूँ मैं, कि अगर तुमने मुझे फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता, लेकिन इसका मतलब तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया और मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया, राइट। तो अब इसको बोलते हैं अनरियल पास्ट। जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने कॉलेज में हिस्ट्री की बजाय मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी होती, ठीक है, तो आज मेरे को बहुत हेल्प मिल जाती, या आज मेरी बहुत मदद हो जाती। लेकिन इसका मतलब आपने कॉलेज में हिस्ट्री की जगह इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, राइट, और आज आपको प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए आप ये सेंटेंस सोच रहे हो या बोल रहे हो। जो पास्ट में नहीं हुआ है उसको इमेजिन करना, इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशन, अनरियल पास्ट। ठीक है, अब द टाइप टू कंडीशनल इज यूज टू रेफर टू अ टाइम दैट इज इन द पास्ट एंड अ सिचुएशन दैट इज कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी। कि हम पास्ट की एक कंडीशन को रेफर करते हैं विच इज कॉन्ट्रेरी टू रियलिटी। द फैक्ट्स दे आर बेस्ड ऑन आर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सप्रेस्ड। के फैक्ट्स जो बिल्कुल फैक्ट्स के ऑपोजिट होती है ये कंडीशन। द टाइप टू कंडीशन इज यूज टू रेफर टू एन अनरियल पास्ट कंडीशन एंड इट्स प्रोबेबल पास्ट रिजल्ट। के पास्ट में क्या हो गया होता तो उसका क्या असर हो गया होता। कि अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर अगर मैं तुम्हारी जगह रहा होता, ठीक है, अगर मैं वहां पर होता तो मैं उसे संभाल लेता। इसका मतलब मैं वहां नहीं था और मैं उसे नहीं संभाल पाया, राइट। तो अगर मैं वहां पर होता तो मैं उसे ज़रूर संभाल लेता। इसका मतलब ऐसा हुआ नहीं है लेकिन आप इमेजिन कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड अनरियल पास्ट कंडीशन। अब इसके रूल क्या है, ध्यान से समझना। इन टाइप टू अनरियल पास्ट सेंटेंसेस द इफ क्लॉज यूजेस द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो इफ क्लॉज होता है ना वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करता है, मतलब हैड प्लस V3। और जो मेन क्लॉज होता है, द मेन क्लॉज यूजेस द परफेक्ट कंडीशनल सेंटेंस। परफेक्ट कंडीशनल मतलब वुड हैव प्लस V3। ठीक है, तो इफ क्लॉज में क्या रहता है, पास्ट परफेक्ट, और मेन क्लॉज में क्या रहता है, परफेक्ट कंडीशनल। परफेक्ट कंडीशनल मतलब वुड हैव प्लस V3। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि एग्जांपल देखना, इफ दिस थिंग हैड हैपेंड दैट थिंग वुड हैव हैपेंड बट नीदर ऑफ दोज थिंग्स रियली हैपेंड और दैट थिंग वुड हैव बीन हैपनिंग। ये अगर सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बना दो तो ये ऐसे बन जाता है, मतलब वुड हैव बीन क्या, कुछ चल रहा होता उस सेंस में अगर आप बोलते हो। एग्जांपल देखना गाइस, जैसे मैं बोलता हूँ इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर, अगर तुमने अच्छे से मेहनत की होती, यू वुड हैव पास द एग्ज़ाम। कि अगर तुमने अच्छे से मेहनत की होती तो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। इसका मतलब तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ क्योंकि तुमने मेहनत अच्छे से नहीं की, राइट। इसीलिए ये बात बोली जा रही है, अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया होता तो ये बात बोलने की ज़रूरत ही ना होती। तो दिस इज़ कॉल्ड अनरियल पास्ट, कि अगर तुमने
मेहनत की होती तो तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। हाँ जी, इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट, कि अगर तो आज बारिश हो गई होती तो तुम आज भीग जाते। ठीक है। या इफ़ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान टुडे, कि अगर मैंने वो प्रमोशन एक्सेप्ट कर ली होती तो आज मैं वहाँ पेरिस में मिलान में काम कर रहा होता। अब पॉइंट ये है कि आपने प्रमोशन एक्सेप्ट नहीं की और आप मिलान में नहीं हो, आप यहीं हो, लेकिन आप इसको इमेजिन कर रहे हो कि अगर काश ऐसा कर दिया होता, या अगर आज ऐसा हुआ होता, या मतलब अगर उस दिन ऐसा कर लिया होता तो आज ऐसा हो जाता। तो ये होते हैं गाइस कंडीशनल सेंटेंसेस। जैसे मैं बोलता हूँ, इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप, कि अगर तुमने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं तुम्हें पिक करने आ जाते, या मैंने तुम्हें पिक कर लिया होता। तो इसमें बेसिकली एग्जाम में गलती कैसे करवाएगा गाइस, वो पता है क्या करता है, और आपने डे टू डे लाइफ में भी देखा होगा लोगों को ये गलती करते हुए, अपनी टीचर्स को या किसी को। वो दोनों तरफ सेंटेंसेस में क्या करते हैं, वुड हैव लगा देते हैं। वो क्या करने लग जाते हैं, इफ़ यू वुड हैव कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप। सुनने में ठीक से लग रहा है मेरे ख्याल से। इफ़ यू वुड हैव कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप। वो दोनों तरफ वुड हैव लगा देते हैं। अब यही गलती है जो आपको एग्जाम में पकड़नी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होता है गाइस, इफ वाले क्लॉज में हैड के साथ V3 लगता है, मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन क्लॉज में क्या होता है, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ, इफ आई वुड हैव टेकन अ कैब, या इफ आई हैड हायर्ड अ कैब, क्या बोलेंगे गाइस, इफ आई वुड हैव हायर्ड अ कैब या इफ आई हैड हायर्ड अ कैब। इफ आई हैड हायर्ड अ कैब आई वुड हैव कॉट माई ट्रेन, कि अगर मैंने कैब हायर कर ली होती तो मैं अपनी गाड़ी पकड़ पाता, लेकिन पकड़ लेता, लेकिन क्योंकि आपने कैब हायर नहीं की, आप पैदल पैदल निकल गए, इसलिए आपकी ट्रेन छूट गई। तो ये है अनरियल पास्ट, कि अगर मैंने एक कैब हायर कर ली होती तो मैंने अपनी ट्रेन पकड़ ली होती, या अगर तुमने मुझे कॉल कर दिया होता तो मैं तुम्हें लेने आ गया होता। तो ये होते हैं गाइज आपके अनरियल पास्ट कंडीशन। क्लियर है। इफ के साथ कौन सी क्लॉज, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 यूज होता है। अब इसमें एक और चीज समझना गाइस, ये तो है ही गाइस, देखो ये पीछे वाले क्लॉजेस जो हैं ये आगे आ सकते हैं और ये आगे वाला क्लॉज पीछे जा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। जैसे इन सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं ऊपर से एक्सप्लेन करता हूँ। जो हमने बोला इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम, को हम कैसे बोल सकते हैं, ये क्लॉज आगे भी जा सकता है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं, यू वुड हैव पास द एग्जाम इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर। ठीक है। हम इसमें सेकंड सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यू वुड हैव गॉटन वेट इफ इट हैड रेन टुडे। हम इसको क्या बोल सकते हैं गाइस, इफ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान, को हम ऐसे बोल सकते हैं, आई वुड हैव वर्किंग इन मिलान टुडे इफ आई हैड एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन। हम क्या बोल सकते हैं, आई वुड हैव पिक्ड यू अप इफ यू हैड कॉल्ड मी। हम क्या बोल सकते हैं, आई वुड हैव कॉट माई ट्रेन इफ आई हैड हायर्ड अ कैब। तो हम ये आगे पीछे वाले क्लॉजेस, ये कोई इसमें कोई गलती नहीं होती, बट रूल याद रखना, अगर पीछे वाला क्लॉज आगे जाएगा तो कंडीशन वही रहेगी, मतलब ये वुड हैव प्लस V3 आगे चला जाएगा और इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस V3 पीछे आ जाएगा। ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आगे पीछे में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, जो चीज़ आपको समझनी है वो देखना गाइस। अब इस कंडीशन में एक रूल होता है, और ये सिर्फ इस कंडीशन में होता है और किसी में नहीं। ध्यान से सुनना, इस कंडीशन में एक रूल होता है, ये जो इफ होता है ना गाइस, सेंटेंस में जो स्टार्टिंग में हम इफ यूज कर रहे हैं, इफ की जगह पर जो सेंटेंस में हैड यूज होता है ना गाइस, ये हैड को हम यूज कर सकते हैं किसको रिप्लेस करने के लिए, इफ को रिप्लेस करने के लिए। मतलब ये जो हैड होता है ना, ये यहां से निकाल के और इफ को रिप्लेस करने के लिए यूज हो सकता है, मतलब इफ की जगह पे यूज किया जा सकता है। तो ये सेंटेंसेस को कैसे बोला जा सकता है पता है, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्डर को हम ये भी बोल सकते हैं, हैड यू स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम। मैंने शुरू में बोला था ना, आपने हैड से सेंटेंस स्टार्ट होते सुन देखे गाइस, देखे होंगे लाइफ में, लेकिन समझा नहीं होगा कि वो कैसे होते हैं। ये ऐसे होते हैं, ये हैड से जो स्टार्ट होता है ना,
ये कंडीशनल सेंटेंस का सेकंड कंडीशन होती है, अनरियल पास्ट वाली। सेकंड सेंटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, हैड इट रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट। तो हैड इफ को रिप्लेस कर देगा आगे आके, तो हैड आई एक्सेप्टेड दैट प्रमोशन आई वुड हैव बीन वर्किंग इन मिलान। ये ऐसे बोल सकते हैं हम। इसको क्या कर सकते हैं गाइस, हैड यू कॉल्ड मी, इफ यू हैड कॉल्ड मी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हैड यू कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप। या हम क्या बोल सकते हैं, हैड आई हायर्ड अ कैब आई वुड हैव कॉट माई ट्रेन। तो ये आपको समझना है कि इस कंडीशन में इफ, मैं यहां पे ऊपर लिख देता हूं, इफ कैन बी रिप्लेस्ड, if can be replaced by had। हम if को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, had से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना है, had you accepted my proposal you would have been working with me today। had you left on time you would have caught the train। had you had you understood the gravity of the situation you would not you would not have made this joke। so if you had understood the gravity of the situation, yeah, had you understood the, if you had understood, yeah, had you understood the gravity of the situation you would not have made this joke। कि अगर तुम्हें सिचुएशन की गहराई की समझ होती तो तुम ये जोक ना करते। तो had you understood या if you had understood ये बिल्कुल एक ही चीज होती है। ये और ये इसी कंडीशन में, अनरियल पास्ट वाली कंडीशन में ही इसको यूज किया जाता है। सो दैट्स योर सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड एंड लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग कंडीशन गाइस, जो बच्चे बहुत रेयरली देखते हैं लेकिन ये इसीलिए एग्जाम में डाली जाती है। ठीक है, थर्ड कंडीशन है गाइस जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन। अब पहली कंडीशन हमने क्या की थी गाइस, रियलिस्टिक, जिसका रियल होना पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन क्या की हमने, अनरियल पास्ट, जो पास्ट में नहीं हुआ उसको इमेजिन करना। और थर्ड कंडीशन है गाइस आपकी हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है गाइस, अनरियलिस्टिक, इमेजिनरी, मतलब जो जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी इमेजिनेशन से हम करते हैं, कई बार बोलते हैं या मन ही मन सोचते हैं, यार हाय काश में एक जानवर ही होता है यार, ये पढ़ाई पढ़ुई के झंझट से ना परे होता, अपने सुबह उठता, घूमते फिरते खेलते खाना खाते सो जाते और जीवन मस्ती से कट जाता। या अगर मैं एक बर्ड होता तो सारा दिन हवा में उड़ता रहता, किसी की कोई टेंशन नहीं होती। अगर मैं इनविजिबल होता, ठीक है, तो ये ऐसा कर देता। अगर मैं यहाँ का राजा होता तो तुम्हें जेल में डाल देता। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं तो ऐसा ना करता। तो इनको बोलते हैं गाइज हम अपने कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें जस्ट गिव मी सेकंड गाइज, राइट। चलिए गाइज, तो यस, ये है अपनी थर्ड कंडीशन जिसको हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। हाइपोथेटिकल कंडीशन का क्या मतलब है गाइज, बिल्कुल इमेजिनरी, ठीक है, जो बिल्कुल अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट की जाती है, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब उसका रियल होना ना होना बिल्कुल ही इमेजिनरी है। कि अगर मैं करोड़पति होता, ना था ना हूँ, आगे चल के बनूंगा या नहीं बनूंगा ये मुझे पता नहीं है। तो अगर मैं करोड़पति होता तो ये गाड़ी खरीद लेता। अब ये गाड़ी का भी मुझे पता नहीं है रियल है या पॉसिबल है या नहीं। तो इनको बोलते हैं इमेजिनरी कंडीशंस। अब इनमें ना एक पर्टिकुलर पिक्यूलियर सा स्पेसिफिक सा एक रूल लगता है जो आपको फॉलो करना होता है। ठीक है, अब रूल क्या है देखना गाइस। द टाइप 3 कंडीशनल इज यूज टू रेफर टू अ हाइपोथेटिकल रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस मतलब मैं किसी और की तरह या किसी और सिचुएशन की तरह इमेजिन करता हूँ कि अगर मैं यहाँ करोड़पति होता, तो मैं अपने आप को रिजेंबल कर रहा हूँ करोड़पति की तरह। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं वहां पर मौजूद होता, मैं हो तो नहीं सकता, राइट। अगर तुम मेरी जगह होते, या अगर मैं यहाँ का राजा होता, या अगर मैं एक पक्षी होता, अगर आज छुट्टी होती, तो इन सब में हमें क्या, ये है मेरी इमेजिनेशन। तो इट इज़ यूज टू बी समवन एल्स और टू बी इन अ सर्टन सिचुएशन। तो या तो किसी और की तरह होने की या किसी और सिचुएशन में होने की बात करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तब हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल कंडीशन। जैसे अब इसमें रूल क्या है गाइज, इसमें इफ क्लॉज में सिर्फ याद रखना गाइज, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी और वो होती है वर। ठीक है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, वर। और मेन क्लॉज में क्या रहता है, वुड के साथ वी1 अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और वुड हैव के साथ वी3 अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं।
ठीक है, ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। वुड के साथ V1 अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और वुड हैव के साथ V3 अगर हम पास्ट को रेफर कर रहे हैं। एग्जांपल देखना गाइस, इफ आई वर समवन आई वुड डू दिस या आई वुड हैव डन दिस, ये इसके रूल होता है, मतलब कंडीशन ऐसे बनती है। जैसे इफ आई वर ही, अगर मैं उसकी जगह रहा होता, इफ आई वर ही, ठीक है, अब इफ आई वर ही आई वुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, अगर मैं उसकी जगह रहा होता तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर करता। इफ़ यू वर इन माई सिचुएशन, अगर तुम मेरी सिचुएशन में रहे होते, तो तुम, अगर फ्यूचर के लिए बोलूँ तो तुम आगे तुम क्या करते, तो व्हाट वुड यू डू, या पास्ट के लिए तुमने क्या किया होता, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हाट वुड यू हैव डन। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ गाइस, इफ़ आई वर अ मिलियनेयर, ठीक है, इफ आई वर अ बिलियनेयर, बड़ा सोचते हैं ना, छोटा क्यों। तो इफ आई वर अ बिलियनेयर आई वुड बाय दिस बंगलो, कि अगर मैं अरबपति होता तो मैं ये बंगलो खरीद लेता, अगर होता तो इसमें कंडीशन याद रखना गाइस, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या यूज किया जाएगा, वर, इफ वाले क्लॉज में। और मेन क्लॉज में अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आगे की बात करें, मैं ऐसा कर लेता, कर देता, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हम पास्ट की फॉर्म यूज करते हैं तो देखना, पास्ट का भी एग्जांपल देता हूँ। इफ यू वर इन माई सिचुएशन, इफ यू वर इन माई सिचुएशन, कि अगर तुम मेरी सिचुएशन में रहे होते, इफ यू वर इन माई सिचुएशन, व्हाट वुड यू डू या व्हाट वुड यू हैव डन, व्हाट वुड यू हैव डन। अगर हम पास्ट के लिए बोल रहे हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, वुड के साथ हैव प्लस V3। तो इफ़ यू वर इन माई सिचुएशन व्हाट वुड यू हैव डन। ठीक है, अगर आज छुट्टी होती, ठीक है, इफ़ इट वर अ हॉलीडे टुडे, इफ़ इट वर अ हॉलीडे टुडे वी वुड गो फॉर अ मूवी, कि अगर आज हॉलीडे होती तो हम क्या करते, हम मूवी देखने जाते। अगर इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री होता, इफ इंडिया वर अ डेवलप्ड कंट्री, देखना वैसे इट के साथ कभी वर यूज नहीं होता गाइस, लेकिन इस कंडीशन में होगा, इसमें सभी के लिए, इफ रोहित वर, इफ रीना वर, इफ इंडिया वर, इफ ही वर, इफ शी वर, इफ आई वर, इफ यू वर, इफ दे वर, इफ इट वर, इफ यू नो, इफ शी, कुछ भी बना लो, इफ रीना वर माई रूममेट आई वुड हैव टोल्ड हर द ट्रूथ, या इफ आई वर अ रिच पर्सन आई वुड गो फॉर अ वर्ल्ड टूर टुडे, कि अगर मैं अमीर होता तो आज मैं वर्ल्ड वर्ल्ड टूर पे चला जाता। तो अगर आप आगे के लिए बोलोगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, वुड प्लस V1, और अगर आप पास्ट के लिए बोलोगे तो हम क्या यूज़ करेंगे, वुड हैव प्लस V3। तो इनको बोलते हैं गाइज आपके कंडीशनल सेंटेंसेस की थर्ड कंडीशन, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल। अब ये तीन कंडीशंस हैं गाइज जो आपको एग्जाम में याद रखनी होंगी। ठीक है, अब आपको बेसिकली समझना, जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि सर वो आपने तो शुरू में बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए थे, इफ़, सपोज, प्रोवाइडेड, विश, या वो वाले तो अब समझना गाइज, इन सभी कंडीशंस में अगर आप इफ़ को बस किसी भी दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर दोगे, वो तभी भी ये कंडीशनल सेंटेंस ही रहेगा। जैसे मैंने बोला इफ़ यू वर अ बिलियनेयर, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ, या जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि प्रोवाइडेड यू प्रोवाइडेड यू यू टोल्ड यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव पिक्ड यू अप, या जैसे मैंने यहाँ पे आपको वर्ड बता दिया, सपोज यू वर रिच व्हाट वुड यू डू विद योर मनी, आई विश आई वर born in a rich country, ठीक है, या हैड आई रियलाइज्ड माई मिस्टेक आई वुड हैव ऑफर्ड एन अपॉलॉजी। तो यहाँ पे इफ़ को हम इनमें से किसी भी वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। हमें बेसिकली क्या देखना होता है इसकी कंडीशन कौन सी है एग्जाम में, मतलब सेंटेंस में। फर्स्ट कंडीशन है कि क्या हो सकता है, रियलिस्टिक। सेकंड कंडीशन है क्या हो गया होता, पास्ट में, अनरियल पास्ट। और थर्ड, व्हाट वी विश वुड हैपन, हम क्या चाहते हैं कि क्या हो जाए, इमेजिनरी कंडीशंस। तो ये कई तीन कंडीशन आपको पकड़नी पड़ेंगी, मतलब सेंटेंस में आपको क्या देखना पड़ेगा, ये कौन सी कंडीशन है, ये रियलिस्टिक कंडीशन है, तो यहाँ पे इफ क्लॉज में
प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट होना चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये अनरियल पास्ट वाली कंडीशन है तो इफ वाले क्लॉज में हैड प्लस V3 और मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3। और अगर ये अनरियलिस्टिक कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, तो इफ वाले क्लॉज में वर और मेन क्लॉज में, या तो अगर फ्यूचर की बात करें, आगे की बात कर रहे हैं, तो मेन क्लॉज में वुड प्लस V1। और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस V3। तो ये तीन कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो आज के बाद कभी आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में इफ दिख जाए, प्रोवाइडेड दिख जाए, सपोज दिख जाए, विश दिख जाए या हैड दिख जाए, तो वहीं समझ जाना ये कंडीशनल सेंटेंस है। और फिर देखना ये कौन सी कंडीशन बन रही है और उसी कंडीशन को क्या सेंटेंस फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके हार्ड एंड फास्ट रूल हैं गाइस। इसमें कोई ये नहीं होता सर यहाँ पे वुड क्यों लगा, क्यों 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 का कोई जवाब नहीं है इसमें। इसमें जो उन्होंने फिक्स बना दिया रूल, ये वही फॉलो करना पड़ेगा आपको। इसलिए मैंने अलग से टॉपिक पढ़ा है टेंसेस के बाद, ताकि आपको ये भी समझ आए और आप इन सेंटेंसेस को भी फॉलो करने लगो। So I hope this will help you in your preparation and in your journey ahead, and I'm sure this will improve your command over the language as well. तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। बट जाने से पहले मैं आपको 4 होमवर्क क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। इनके आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इफ़ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड, कौन सी कंडीशन है और कहाँ गलती है, ढूंढो। एंड जी गाइज, हैड आई रियलाइज दैट इट वाज सच अ लॉन्ग वे आई वुड टेक अ टैक्सी, क्या गलती है बताओ। If I pretended as if I was interested in the conversation, but really it was very boring. And he asked me if I'm ill, and I answered that I was not. Let's see आप सभी में से कितने स्टूडेंट्स हैं, ये चैलेंज लेके चलना गाइस, कितने स्टूडेंट्स हैं जो इसमें गलती ढूंढ पाएंगे। तो आंसर ज़रूर करना चैट बॉक्स में, देखते हैं आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही गाइस। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन एंड फॉर योर जर्नी अहेड। बट गाइज, ये तो सिर्फ वो सेलेक्टेड लेक्चर्स ही थे जो हमने इस सीरीज़ में कवर किए हैं। अभी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी आपको सीखने हैं। एडवांस वर्ब, प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, एडवर्ब्स, बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाली। तो वो आप कैसे कवर कर सकते हो, आप हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हो। और हमारे कोर्सेज में जुड़ने का बड़ा सिंपल सा तरीका है गाइस। आपको बस क्या करना है, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेंगे यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे आपके सारे कोर्सेज। ये मास्टर कोर्स है आपका 26-27 के लिए, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस पर 53% डिस्काउंट मिल रहा है। आप डाउनलोड कर सकते हो ब्रोशर यहाँ से और देख सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट डिलीवरेबल्स हैं जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। ये है हमारा स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स, ये है हमारी टेस्ट सीरीज। तो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रेपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर प्रेपरेशन एंड इन योर endeavors. तो अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी हो गाइस, प्लीज फील फ्री टू कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our email ID. So thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and happy learning to all of you. Take care. Bye bye guys.